बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, हूं सौरभ आपके साथ। बिहार में नीतीश कुमार जी की तबीयत, उनकी सेहत का मुद्दा जो है अब पीछे पड़ गया है उनके। अभी तक नीतीश कुमार के काम पर 20 साल में क्या किया ये बहस होती थी विधानसभा में, विधान परिषद में। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी उनसे सवाल पूछते थे। प्रशांत किशोर कहते थे कि 20 साल में बिहार को केवल प्रवासियों का प्रदेश बना दिया है। लेकिन अब तो वो चर्चाएं भी बंद हो गई। अब तो चर्चा एक ही है कि क्या नीतीश कुमार फिट हैं, क्या नीतीश कुमार को कोई रोग है। नीतीश कुमार कभी कभी ऐसी हरकत क्यों कर देते हैं जिस पर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे, एक कार्यक्रम में गए, राष्ट्रगान बज रहा है, जनगण मन हो रहा है, सब लोग सावधान मुद्रा में खड़े हैं और नीतीश कुमार हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी किसी को नमस्ते कर रहे हैं, कभी अपने बगल में खड़े व्यक्ति को उसको बार बार छू छू कर, उसका हाथ पकड़ पकड़ कर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वाक़े आ चुके हैं विधानसभा में। जिस तरीके से कई बार वो इशारा करते हैं सामने वालों को देख करके, तेजस्वी यादव को देख करके पूछते हैं कभी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, कहीं पूछते हैं तुम्हारे मुंह में क्या है, बहुत तरीके की बातें। अब ये मुद्दा रोज उठ रहा है, रोज उस पर विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास, एनडीए के लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आज फिर ये बात आरजेडी के नेताओं ने उठाई तो जीतन राम मांझी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस जवाब में कितना दम था ये आप खुद सुन लीजिए। देश के अंदर में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो लगातार इस तरह का हरकत करने के बावजूद ही पद पे बने रहा हो। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत नायक के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। हम तो कहना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब पद का त्याग कर देना चाहिए, बिहार को बकस देनी चाहिए। और गठबंधन के लोग हैं वहां पड़े हुए, वो विचार करें बिहार के हित में कि नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे। वो पूरी तरह से थके हैं, अचेत हैं। बार बार उनकी हरकतें अचेतता का प्रमाण पत्र देता है। वो उनको दिव्य दृष्टि है क्या है? बाकी सब लोग हैं कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? वो अपना मन को जरा धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 बरस तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान। नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अब उनसे राज नहीं संभल रहा। वो बड़का चिकित्सक हैं, कहीं डॉक्टरी का लिए हैं वो सर्टिफिकेट। हो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब जो सबको दिख रहा है, मांझी जी कह रहे हैं कि लोग डॉक्टर हो गए हैं क्या, जो आपको बताएंगे कितना बीमार है। नहीं, देखिए बड़ा विचित्र है। बिहार के लोगों के लिए थोड़ा दुर्दशा की वजह भी है, थोड़ा पीड़ा की वजह है। जीतन राम मांझी ने बताया था कि उनको कुछ दवाई खिलाता रहता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए। यही जीतन राम मांझी बताया जब ये आरजेडी की था, जब ये दूसरी तरफ थे। वही आरजेडी के लोग जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐसा भद्दा, मतलब वो तो बार बार आता है मन में, तो कैसे कोई कर सकता है, वो उन्होंने कह दिया था। तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे थे कि नहीं वो तो बायोलॉजी और विज्ञान और परिवार नियोजन पढ़ा रहे थे। दुर्भाग्य बिहार का क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ सीटें, कुछ मतदान प्रतिशत वो है, उसके आधार पर वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। और मैं तो कहता हूं दया करके छोड़ दीजिए प्रभु, दया करिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप बिहार को जहां ले जा रहे हैं वो आपके जीवन का जितना किया धरा है, जितना अर्जित है, वो सब पानी में डाल रहा है। वो सब पानी में डाल रहा है। जितना नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि ये उन्होंने किया है, जाते जाते मुझको लगता है कि सब लेके अपने साथ ही जाएंगे। नहीं, लेकिन क्या बिहार के चुनाव का मुद्दा सर सबसे बड़ा यही है, नीतीश कुमार फिट है या नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो? विनोद जी। नहीं, मैंने देखिए विपक्ष के पास, खासकर आरजेडी के पास तो मुख्य मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। अभी तक तो यही घोषणा है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे ये घोषित नहीं है, लेकिन चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो जाहिर है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा सबसे ज़्यादा हमले उसी पर होंगे। और आरजेडी इस चुनाव को, अगर नीतीश कुमार रहे चुनाव तक मुख्यमंत्री, तो इसको इसी रूप में ले जाएगी कि भाई देखिए यहाँ नीतीश कुमार है और हमारे पास तेजस्वी यादव हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, युवा है, नए हैं, नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि युवा वोटर की तादाद बड़ी है बिहार में काफ़ी। तो आरजेडी इसको एक मुद्दा बनाना चाह रहा है कि, और वो ये भले वो मांग रहे हो शक्ति यादव की नीतीश कुमार पर त्याग कर दें, लेकिन मन से पूरा आरजेडी चाहता है कि चुनाव तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, ताकि हमें जो है हमला करने का मौका मिलता रहे। पद पर रहेंगे उनको फायदा, विपक्ष को फायदा होगा, उनका वो बने रहेंगे। और अगर मान लीजिए कोई युवा बन गया मुख्यमंत्री, बीजेपी ने बना दिया या जेडीयू से किसी को बना दिया, तो फिर वो जो उनका दांव है
कि मुख्यमंत्री अशक्त है, मुख्यमंत्री बीमार है, मुख्यमंत्री अचेत हैं, वो नहीं, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, खत्म। इसलिए आरजेडी ये कहती रहेगी, ये पार्टी के नेता कहते रहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को पदत्याग करना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मन नहीं मन चाहेगी वो बने रहे। वो अब तो वो रोज कहते हैं ना कि अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री को, मतलब मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है। देखिए, चुनाव अलग मुद्दा है कि चुनाव में वो मुद्दा बनेंगे कि नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन अगर बिहार की चिंता करें तो मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या एनडीए गठबंधन को इस पर कोई फैसला करना चाहिए। पहले बिहार की चिंता कीजिए, आरजेडी की चिंता, एनडीए की चिंता, उसको छोड़ दीजिए। बिहार को क्या एक ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो अभी खुद उस पर स्वास्थ्य पर रोज रोज चर्चा करना, और अभी बात ठीक कही कि उन्होंने जो काम किया ना, जो यश कमाया था सुशासन बाबू के तौर पे, उसको वो इन 6 महीनों में ख़त्म कर देंगे अगर वो लगातार बने रहे। हालांकि इसमें जितना आरजेडी का फायदा हो रहा उतना भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा हो गया। क्या फायदा होगा? ये फायदा हो गया ना कि फिर वो झगड़ा होता, सोचते कि चुनाव के बाद उनको दोबारा से बनाना है कि नहीं बनाना है। मुख्यमंत्री पहले तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना, चुनाव जीतना पड़ेगा। तो अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री ऐसी हालत में मुख्यमंत्री बने रहते हैं चुनाव तक तो मुश्किल होगा, नुकसान ही होगा ना एनडीए को। दूसरी चिंता भी तो है ना, एनडीए में यदि नीतीश कुमार जी छोड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये मुश्किल होगा कि क्या वो जेडीयू का दूसरा मुख्यमंत्री बनाए, और क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए तो वो जेडीयू उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगा। ये भी तो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना। इतना आसान काम थोड़ी कि नीतीश कुमार जी को हटा दिया और सम्राट चौधरी को बना दिया। वो तो ठीक बात है, तो वो भी एक बड़ा इशू है। लेकिन बिहार के लिए जरूरत है कि नीतीश जी अपने आप छोड़े या एनडीए फैसला करके उनको करे। और बीजेपी को तो याद रखना चाहिए नवीन पटनायक साहब की वो फोटो जिसको उन्होंने कैंपेन का वो बनाया था, हमने कल भी बात की उस पर। हाँ, तो लेकिन आज मुझे लगता है कि बीजेपी से ज्यादा जरूरी है कि नीतीश जी इस पर कुछ कर ले। सर, एक महाराष्ट्र से ज्यादा बड़ी चिंता बिहार की है। महाराष्ट्र से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का। अजीत पवार बीजेपी के साथी हैं और वो ये अभी वहां सारे विवाद क्या चल रहे हैं, छावा पिक्चर में औरंगजेब को क्यों ऐसा विलन की तरह दिखाया, औरंगजेब की कब्र हटा दो, नागपुर में दंगा हो गया, सारी यही कहानियां वहां चल रही हैं। और अजीत पवार ये कह रहे हैं मुसलमानों से कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है अजीत पवार, और जो मुसलमानों को आंखें दिखाएगा या दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाएगा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। समीर जी, बयान दिखा देता हूं, सुना दीजिए। किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे यहाँ कहावत है, दो नाव पर पैर रखकर मत चलो डूब जाओगे। ये नेता लोग तो कैसे कैसे कर लेते हैं, यहाँ भी कुछ रखो, कुछ वोट अपने हाथ में, वहां भी कुछ रखो। समीर जी, देखिए, अजित पवार तो जानते हैं कि वही उनकी मूल पार्टी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार से उन्होंने ली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से निकल के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने बनाई थी, तो बड़ा महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट बैंक जो है वो शरद पवार के साथ रहा। अजित पवार को पता है कि भाई अगर वो मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो उनको कैसे वोट मिलेंगे। वो जानते हैं कि हिंदुत्व के जो वोटर है वो तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे। इस गठबंधन में उनकी हैसियत तभी तक है कि अगर वो कुछ मुस्लिम वोट, कुछ सेकुलर वोट अपने साथ जोड़कर रखे, उनकी राजनीति उसी के साथ है। और ये तो पार्टी का इस्लाम जिम खाना में पार्टी का, उन्हीं की पार्टी का ये इफ्तार का आयोजन था। अच्छा। तो अपनी पार्टी के इफ्तार आयोजन में वो गए थे, वहां उन्होंने जिक्र किया। नवाब मलिक का भी उन्होंने उसके बाद वहां बैठक में जिक्र कराया कि नवाब मतलब उनका ऐसा बयान लेकिन टोपी लगा देने से, कागज से बयान पढ़ देने से वोटर उनके साथ जुड़ जाएगा मुसलमान। लेकिन वो सरकार का हिस्सा है। लेकिन मुसलमानों को ये तो लगेगा कोई हमारी बात। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं मैं कब्र से निकाल के भी एक्शन लूंगा। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री है, वो महाराष्ट्र के बड़े नेता है, और मुसलमानों को लगेगा कि भाई जो महायुति की जो सरकार है उसमें अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री है, सरकार में इनकी हिस्सेदारी है, तो कम से कम कोई तो है हमारी जो बात करने वाला है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से बात नहीं करेंगे, अजित पवार उस तरीके से मुसलमानों की बात कर रहे हो। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जब बटेंगे तो कटेंगे का जब बयान आया था तो दो लोगों ने विरोध किया था, एक अजित पवार ने विरोध किया था और एक पंकजा मुंडे ने उस बयान का विरोध किया था। तो अजित पवार जानते हैं कि बीएमसी के और बाकी चुनाव आने वाले हैं, बारामती में चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में वो जहां की राजनीति करते हैं वहां पर मराठा के अलावा एक मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है जो अजित पवार कंट्रोल करते हैं। तो अजित पवार को अपनी और महाराष्ट्र की राजनीति भी देखना है आने वाले समय में। अच्छा, आरएसएस की 3 दिन की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है,
और उसमें आज कुछ अपडेट आया है इस बैठक से निकल बांग्लादेश पे करके। प्रस्ताव मीटिंग का आज दूसरा दिन है और बैठक में आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार घट रही आबादी पर चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि धार्मिक कारण है। पार्टीशन हुआ तो हमने पार्टीशन में जमीन का पार्टीशन किया था, पॉपुलेशन का नहीं। और दोनों ने आश्वासन दिया था कि अपने अपने देश की माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करेंगे। ये वो दोनों का आश्वासन है। नेहरू लियाकत पैक्ट 3 बार पैक्ट हुआ है, वो तीसरी बार में भी यही है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो बन गया बाद में, उन्होंने उसको ऊपर अपना ऑनर नहीं किया। वो जो वहां का हिंदू समाज है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे बच नहीं सकते। ये जो आज जिसको हम भारत कहते हैं, जिसका हम गर्व करते हैं, उस भारत को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन देश के इस हिस्से में रहने वाले हिंदू का, उतना वहां का भी है। वो वहां सुख से रहे, शांति से रहे, वहां उस समाज राष्ट्र जीवन की व्यवस्था में आज जो व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए वो सोचे। लेकिन अगर कल को उसको कुछ भी कठिनाई होगी, कुछ भी कष्ट होगा, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अरुण कुमार जी हैं सह सरकार वाले, सह सरकार। उन्होंने जो बात कही बांग्लादेश में हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा करनी चाहिए हमको। वो नेहरू लियाकत पैक्ट की बात कर रहे थे, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। जब ये बात हुई बंटवारे के वक्त की आबादी का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए, सारे मुसलमान पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान में चले जाएं और सारे हिंदू ये जो बीच में हम भारत में है, भारत में आ जाए, तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। और भारत तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं था। गांधी जी भी इसके पक्ष में नहीं थे, नेहरू जी भी इसके पक्ष में नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। तो यहाँ अब बहुत करोड़ों में मुसलमान जो हैं यहाँ रह गए और बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए। उसके बाद दोनों देशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में ये पैक्ट हुआ जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहा जाता है। और उस पैक्ट में ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो भी अल्पसंख्यक रह गए हैं वो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा करना, उनकी आबादी ना घटे, वो फले फूलें, वो आज़ादी के साथ रह सकें, अपने तीज त्योहार मना सकें, अपनी धर्म को एक्सप्रेस कर सकें, इसका जिम्मा वहां की सरकार का है। तो वही अरुण कुमार जी कह रहे थे कि ये भारत ने तो निभाया लेकिन ये पाकिस्तान ने नहीं निभाया, इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू हमारी जिम्मेदारी हैं। तो अब सवाल उठता है वो हमारी जिम्मेदारी है तो इसमें कर क्या सकते हैं विनोद जी? नहीं, बात अरुण कुमार जी की है तो सही है। देखिए, दुनिया में कहीं भी हिंदू हैं वो किस तरफ देखेंगे अगर उनके ऊपर कोई तकलीफ आती है? भारत की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है। हिंदू राष्ट्र भले ना हो लेकिन हिंदू बहुल राष्ट्र तो है। तो और ये हिस्से तो ऐसे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भारत के ही हिस्से रहे हैं आज से 47 से पहले, तो एक सांस्कृतिक और हर तरह का एक लगाव भी सामाजिक वो है। तो वो बात उनके अपनी जगह सही है, लेकिन अब कैसे देखा जाए ये सरकार को तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे देश में आप सीधे तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अरे हम लोग जब प्रतिनिधि सभा की बात का डिबेट हम कर रहे थे बीजेपी आरएसएस के रिश्तों का, तो आप लोगों ने कहा था निर्देश जैसा ही होता है, जो यहां से निकलता है वो पॉलिसी लाइन हो जाती है। पॉलिसी लाइन बीजेपी के लिए पॉलिसी लाइन बड़ी क्लियर हो गई कि वहां के हिंदू आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ कीजिए। भाई आप सीए लाए कानून, तो उसके पीछे भी तो यही भावना है कि जो बाहर प्रताड़ित हिंदू हैं वो यहाँ आ सकते हैं अगर उनको, लेकिन इसका एक रिस्क ये भी है कि सभी चले जाएंगे तो वहां जो कुछ बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत लोग कहते ही हैं कि भाई दुनिया भर जो भी जितने भी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में बजाय सारे यहाँ आए, बेहतर ये हो कि दबाव ऐसा बने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कि वो अपने दबाव कितना बन रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन बाध्य हो। ये खबरें जरूर चल रही हैं कि 2 बार मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की वो मोदी जी से मीटिंग का समय मांग चुकी है। भारत ने अभी तक उनसे मुलाकात का समय उनको नहीं दिया है। त्रिपाठी जी, देखिए, पहली बात तो ये कि संघ मूल रूप से हिंदू संगठन है। बीच बीच में कुछ लोग भ्रम की अवस्था में आ जाते हैं या भ्रम फैलाते हैं, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से स्पष्ट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव के बाद बोल रहे थे। बाकायदा ये प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें चिन्हित किया गया है 1951 में 22% से अभी 7.95%। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान बढ़ गया, हिंदू घट गया, ये भ्रम है। आपको अक्सर ऐसी डिबेट में, टीवी की डिबेट कहा जाए कहाँ घट गया, कहाँ घट गया, तो इसका एक सीधा उदाहरण है 22 से हम 8% से कम रह गए बांग्लादेश में। वहां यह भी कहा गया कि वहां का हिंदू समाज उसने प्रतिकार किया है,
वो रजिस्ट करता है डेमोक्रेटिकली किसी तरह के धरना प्रदर्शन के जरिए, और हमें वो जारी रखना है। उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के जो हिंदू संगठन है उन्होंने आवाज इस मामले में उठाई, हम भी उठाएंगे। सरकार ने भी ये बात कही, भारत सरकार की बात उन्होंने की है, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। उसके आगे वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी ये दबाव बनाना पड़ेगा कि वो वहां हिंदुओं की चिंता करे, हिंदुओं की सुरक्षा करे। प्रतिनिधि सभा का ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्रस्ताव। अब देखिए सरकार इस पर क्या करती है।